एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th में आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर सत्ता की साझेदारी। तो एक कक्षा 10 का राजनीति विज्ञान का की किताब है, उसमें ये चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। उसको आज हम पढ़ते हैं। तो सत्ता की साझेदारी ये है क्या और लोकतंत्र में इसकी क्या आवश्यकता है, इसको हम जानेंगे। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों है? इसके लिए लोकतंत्र को समझना जरूरी है। और कक्षा 9 में हमने लोकतंत्र के बारे में जाना था। लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पर लोगों का राज चले, लोग खुद अपने बारे में डिसीजंस लें। और जब लोग खुद अपने बारे में डिसीजंस लेंगे, निर्णय लेंगे, तो उसमें लोगों की बात सुनी जाना ज़रूरी है। और इसलिए सबकी साझेदारी होना भी ज़रूरी है। और इसलिए लोकतंत्र में लोगों की साझेदारी होना जरूरी है। और इसे इनडायरेक्ट रूप में कहें तो सत्ता में, गवर्नमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन और लोगों की साझेदारी होना जरूरी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। तो लोकतंत्र में अभी आप देखेंगे तो 3 पिलर्स जो मेन होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन्हीं तीनों पिलर्स के बीच, इन्हीं तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच जो गवर्नमेंट है उसके काम डिवाइड होते हैं। सत्ता जो होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है इन्हीं तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच। विधायिका का काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, सरकार चलाना। और न्यायपालिका का काम होता है ये देखना कि कार्यपालिका और विधायिका संविधान और कानून के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से सारा काम होता रहता है। और किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास कंप्लीट पावर्स, सारी शक्तियां एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रहती हैं। और इस तरीके से एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है। तो इस बात को समझने के लिए कि सत्ता की साझेदारी होना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम बेल्जियम और श्रीलंका, इनकी कहानी को देखेंगे। बेल्जियम एक यूरोप का देश है, छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग इनसे लगती हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं। देश की कुल आबादी इसका 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। तो 59% हिस्सा डच बोलता है और वो कहाँ रहता है? फ्लेमिश। शेष 40% लोग वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 1% लोग जो बचे हैं वो जर्मन बोलते हैं। जो राजधानी है वहाँ की जो सिचुएशन है वो क्या है कि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। मतलब ओवरऑल कंट्री में जो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है, वो कौन है? डच है, क्योंकि वो 59% है। लेकिन राजधानी में फ्रेंच जो है वो बहुसंख्यक है। अब फ्रेंच आबादी में अल्पसंख्यक थे, क्योंकि 40% थे, डच 59%, तो अल्पसंख्यक कौन हुआ? फ्रेंच। लेकिन तुलनात्मक रूप से उनके पास ज़्यादा समृद्धि थी और ज़्यादा पावर्स थे, ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन जब बाद में डच आर्थिक रूप से विकसित हुए तो फ्रेंच पहले से ही विकसित थे। और धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी और मॉडर्निटी आई तो डच भी आर्थिक रूप से विकसित हुए और शिक्षित हुए। तो फिर उन्हें ये स्थिति सही नहीं लगी कि बहुसंख्यक तो वो हैं लेकिन मेजॉरिटी पावर्स किनके पास है? अल्पसंख्यक फ्रेंच के पास है। और इस वजह से 1950 और 1960 में, इस दशक में, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ गया। क्योंकि डच जब वो रिच हुए, शिक्षित हुए, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं थी। तो इस सिचुएशन में डच ने भी अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पावर में, सत्ता में साझेदारी नहीं मिल रही थी। तो इस कारण एक तनाव दोनों कम्युनिटीज़ के बीच होने लगा। तो इस मैप में भी आप देख सकते हैं। तो राजधानी है ये, यहाँ पर राजधानी ब्रुसेल्स है। जो वेलोनिया क्षेत्र फ्रेंच भाषी लाल कलर से है, और ये जो येलो कलर से है यहाँ पर डच रहते हैं। और ये जो इलाका है ये जर्मन एरिया है। तो इससे आप पूरा ज्योग्राफी देख सकते हैं और ज्योग्राफी में किस हिसाब से डच और फ्रेंच डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये भी आप देख सकते हैं। अब जब इस स्थिति में तनाव बढ़ने लगा तो उसको सुधारने के लिए बेल्जियम ने
समझदारी दिखाई और सत्ता में साझेदारी का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सिचुएशन को और कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है और देश में जो एक विकास चल रहा है, देश में एक जो शांति फैली हुई है, वो भी भंग हो सकती है। तो उसके लिए बेल्जियम ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और सत्ता में साझेदारी करने का फैसला लिया। 1970 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए। अब इस संशोधन में क्या किया गया? इस संशोधन में जाहिर सी बात है कि डच लोगों को भी पावर में शेयरिंग दी गई, सत्ता में साझेदारी दी गई। अब बेल्जियम का जो मॉडल है वो देखने लायक है। संविधान में प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। मतलब जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे उसमें इक्वल नंबर ऑफ डच भी रहेंगे और इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच भी रहेंगे। मान लीजिए 20 मिनिस्टर्स है तो 10 डच के रहेंगे और 10 फ्रेंच के रहेंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। तो दोनों पार्टीज के पास ये पावर दी गई कि उनकी बात, जब उनके पास ये वीटो पावर है कि जब वो मानेंगे तभी बात मानी जाएगी, तभी कोई कानून बनेगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। तो बहुत सारी पावर्स जो केंद्र सरकार की थी उन्होंने क्षेत्रीय सरकार को भी पावर दी गई। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि वहाँ पर फ्रेंच और डच उनके मिनिस्टर्स रहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी। तो ये भी एक सत्ता की साझेदारी हुई, क्योंकि जो रीजन्स थे जहाँ पर डच भाषी लोग हैं, कहाँ कुछ कोई रीजन है जहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग हैं, तो उनके पास भी कुछ पावर उस रीजनल गवर्नमेंट्स के पास पावर आ गई। तो इस तरीके से भी एक सत्ता की साझेदारी की गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई और इसमें दोनों समूहों को का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। तो ब्रुसेल्स जहाँ पर अलग एक प्रोपोर्शन था, वहाँ पर भी सत्ता में साझेदारी की गई। फ्रेंच को भी पार्टिसिपेशन दिया गया और डच को भी पावर में एक हिस्सा दिया गया। और केंद्र और राज्य सरकार, इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई गई जो कि सामुदायिक सरकार थी। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन। जैसे डच अपनी एक सामुदायिक सरकार चुनेगा, फ्रेंच भाषी लोग अपनी एक सामुदायिक सरकार चुनेंगे और जर्मन अपनी एक सामुदायिक सरकार चुनेंगे, चाहे वो जहाँ रहता है। तो इस सामुदायिक सरकार का क्या काम था कि वो संस्कृति, शिक्षा और भाषा इन जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। तो बेल्जियम को अगर हम देखें मॉडल, तो क्या किया गया बेल्जियम में स्थिति को सुधारने के लिए पावर को शेयर करने का फैसला किया। किन ग्रुप्स के बीच? जो ग्रुप्स उस कंट्री के हिस्सा थे। तो डच हो गए, फ्रेंच हो गए, इनके बीच ही एक समस्या चल रही थी। तो क्या किया गया? केंद्र सरकार में उनको एक पावर शेयरिंग में किया गया, जहाँ पर मिनिस्टर्स की संख्या समान बनाई गई। डच की भी मिनिस्टर्स और फ्रेंच के मिनिस्टर्स इक्वल रखे गए। फिर क्या किया कि रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई और रीजनल गवर्नमेंट्स में को पावर देने के साथ ही रीजनल गवर्नमेंट के पास, जहाँ पर डच बोलने वाले लोग थे और जहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, उन रीजन्स के पास भी अपनी पावर्स थी कि वो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी पावर शेयरिंग की गई। और तीसरी क्या की गई कि सामुदायिक सरकार बनाई गई और सारे डिफरेंट जितने भी ग्रुप्स थे, डच, फ्रेंच और जर्मन, वो अपनी सामुदायिक सरकार चुन सकते थे और वो सामुदायिक सरकार सांस्कृतिक मसलों पर, भाषाई मसलों पर और शिक्षा के मसलों पर फैसला कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेल्जियम ने अपनी स्थिति को कंट्रोल किया। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या हुआ? तो एक हमने केस देख लिया जहाँ पर सत्ता की साझेदारी करने से क्या हुई। सत्ता में साझेदारी करने से वहाँ पर पीस मेंटेन रही। वहाँ पर अभी भी बेल्जियम एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है और वहाँ पर डेवलपमेंट और पीस और सोशल जो टेंशन थी, जो सोशल हार्मनी थी, वो मेंटेन रही। तो पावर शेयरिंग का एक केस जहाँ पर सत्ता की साझेदारी करने पर चीज़ें अच्छी होती गई, चीज़ें बिगड़ी नहीं। दूसरी केस देखते हैं जहाँ पर श्रीलंका, इसमें क्या हुआ ये देखते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी आइलैंड नेशन है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की आबादी, इसमें भी कई समूह के लोग हैं, जैसे सिंगल हैं वो 74%, बहुसंख्यक हैं।
तमिल 18% हैं। और तमिल में भी दो समूह हैं, एक श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंकाई मूल के तमिल है वो 13% है, और भारतीय तमिल जो कॉलोनियल टाइम में औपनिवेशिक शासनकाल इसके दौरान बागानों में काम करने के लिए भारत से श्रीलंका आए थे, तो उन लोगों की संतान है। तो सिंगल हैं, तमिल में भी दो ग्रुप्स हैं, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक भारतीय तमिल। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। तमिल कहाँ है? मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। अधिकतर सिंगल भाषी लोग जो हैं वो बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग उनमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। आप मैप में भी ये चीज़ देख सकते हैं। तो जो पीला कलर है वो है सिंगल, और श्रीलंकाई तमिल जो हैं वो ऑरेंज कलर से हैं, और ये जो डार्क कलर से हैं ये डार्क कलर है भारतवंशी तमिल, और ये जो लाइट कलर से सर्कल सर्कल है ये हैं मुसलमान। तो इससे आप पूरी सिचुएशन को कर सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर सिंगल लोग रहते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर तमिल लोग रहते हैं। तो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया ये हम देखते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटेरिज्म ये हुआ। क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ ये देखते हैं। 1948 से श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया यानी इंडिपेंडेंट नेशन। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या इसके बल पर शासन पर प्रभुत्व बनाना चाहा और इसके लिए कई कदम उठाए। तो क्योंकि सिंगल मेजॉरिटी थे और उन्होंने ही सरकार बनाई, और इसलिए उन्होंने अपनी मेजॉरिटी नंबर्स के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि समाज में, देश में, श्रीलंका में टेंशन्स बढ़ने लगी। जैसे कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल इसको दरनिकार कर सिंगली को भी एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी अब लैंग्वेज पर एक कानून बनाया गया जहाँ पर सिंगल जो है उसी को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, और तमिल को, क्योंकि तमिल जो भाषा थी उसको वहाँ पर ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिली, तो तमिल के जो भाषा बोलने वाले लोग थे, तमिल जो थे, उनको जाहिर सी बात है उनको एक तरीके से ये अच्छा नहीं लगा कि उनकी भाषा को एक रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उनको अपने ही देश में पराया फील कराया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। तो जब इस तरीके की डिसीजंस लिए जा रहे थे तो जाहिर सी बात है श्रीलंका में जो तमिल थे और सिंगल थे उनके बीच टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि जब सरकार इस तरीके के कदम उठाए जहाँ पर एक ग्रुप्स को ज़्यादा वो फेवर करे और दूसरे ग्रुप को फेवर ना करें, तो जाहिर सी बात है तमिल क्या फील करेंगे कि जो सरकार है, सरकार उनके लिए नहीं है, सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि उनके विरोध में काम कर रही है। नए संविधान में ये भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तो एक तो उनके रिलीजन को, तमिल के रिलीजन को उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली, उनके रिलीजन को भी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। सरकार ने संविधान में प्रावधान किया गया कि बौद्ध मत को ही संरक्षण और बढ़ावा देगी, और इसके अलावा नौकरियों में भी सिंगल लोगों को प्राथमिकता देने की बात की गई। तो काफ़ी हद से तमिल को डिस्क्रिमिनेट करने की सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन इसको लेकर उनको बेगानापन बढ़ाया, उनको अपने देश में पराया फील होने लगा। और किस कारण? क्योंकि वो तमिल है। और जब ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा, टेंशन बढ़ेगी, दोनों ग्रुप्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। परिणाम स्वरूप तमिल और सिंघली समुदायों उनके संबंध बिगड़ते चले गए। ऐसा अक्सर होता है जब इस तरीके की पॉलिसीज़ की जाती हैं तो वो काफ़ी नीचे लेवल पर, सोशल लेवल तक हारमनी को बिगाड़ देती हैं। लोगों के बीच में ये मन में बैठ जाता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है, तमिल है या सिंगल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारे डिस्कशन, सारे पॉइंट ऑफ बातें जो होती हैं वो उसी के अराउंड ठहरने लगती हैं। फिर लोग सिंगल या तमिल इस नज़रिए से लोगों को देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसा सरकार की पॉलिसीज़ उन्हें फील करा रही हैं। और जब इस तरीके की डुअलिटी, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है तो
समाज में ये बंटवारा, समाज में सिंगल और तमिल का बंटवारा असल में लोगों के मन में भी होने लगता है। अब श्रीलंका का आपने मैप देख लिया है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग के लिए संघर्ष किया। तो जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे उसके लिए श्रीलंकाई तमिलों ने फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने के साथ ही वो अपनी मांगे रख सकती हैं कि उन्हें भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले, उन्हें उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो उन्होंने क्या बोला कि तमिल को राजभाषा बनाई जाए, उनको जो एक रीजनल ऑटोनॉमी है, क्षेत्रीय स्वायत्तता ये मिले, और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग के लिए उन्होंने संघर्ष किया कि शिक्षा और रोजगार इसमें भी उनको, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनको, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री में अगर इस तरह की पॉलिसीज़ लगे तो लोगों जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उनकी लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर उनको नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो कॉन्फ्लिक्ट होना और विरोध होना लाजिम है। लेकिन तमिल की मांगों को लगातार नकारा गया। अगर यहाँ पर मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं तो जो वो मेथड्स अपना रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के बाद में उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही, तो फिर क्या करेंगे लोग? फिर विरोध दूसरे लेवल पे होगा। फिर क्या किया ये हम देखते हैं। श्रीलंका में दो समुदायों में पारस्परिक अविश्वास, इससे बड़ा टकराव हो गया, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज बनने के बाद भी अगर मांगें नहीं पूरी जा रही तो फिर टकराव और बड़ा होने लगा और गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध में क्या हुआ कि हजारों लोग मारे गए और इससे श्रीलंका को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां हुई। श्रीलंका एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री के तौर पर, काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के, एशिया की कंट्री के तौर पर उभर रहा था, लेकिन इन पॉलिसीज़ के कारण ही श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और उसको कहीं ना कहीं ट्रेस इस गृह युद्ध से भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद से ही श्रीलंका की इकोनॉमी लगातार ख़राब होती चली गई। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर देश में हार्मनी ना रहे तो देश की इकोनॉमी भी उसी के साथ ही खराब होती जाती है। श्रीलंका की कहानी से यह हमें पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनके हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता, उसको और अखंडता यही संकट में पड़ जाती है, क्योंकि देश में ही लोग आपस में टकराव करेंगे। तो इससे हमें दोनों सिचुएशन को अगर कंपेयर करें तो क्या समझ में आता है। बेल्जियम जहाँ पर पावर शेयरिंग की गई दोनों ग्रुप्स के बीच एक समझदारी दिखाते हुए, वहाँ पर चीज़ें अच्छे से चलती रहीं, वहाँ पर इकोनॉमी भी आगे बढ़ी। और श्रीलंका में क्या हुआ, पावर शेयरिंग नहीं की गई और गृह युद्ध हुआ, इकोनॉमी भी खराब हुई, सोशल हार्मनी भी खराब हुई। तो इससे अब हम एक जानने की कोशिश करते हैं हमने इस कहानी से क्या सीखा, और सत्ता की साझेदारी इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि सत्ता की साझेदारी करने से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। पहली बात, इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि जब सारे ग्रुप्स को सत्ता में साझेदारी मिलेगी तो जो पॉलिसीज़ बनेगी, पहली बात कोई डिस्क्रिमिनेशन उसमें होने की चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रूल बना रहे हैं वो एक चेक बैलेंस होता रहेगा। जो भी पॉलिसीज़ बनेगी वो सारे ग्रुप्स के हित के अनुसार बनेंगी। और ये टकराव क्योंकि आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इससे सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए भी अच्छा है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि श्रीलंका में उन्होंने क्या देखा, गृह युद्ध हो गया, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी खत्म हो गई। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी, ये तीन चीज़ें सत्ता में साझेदारी करने से पूरी हो जाती हैं। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को भी मजबूत बनाता है। लोकतंत्र मतलब है कि जो लोग इस व्यवस्था के अंतर्गत हैं उन सब की बात सुनी जाए, और सत्ता की साझेदारी में ये बात संभव हो जाती है। अब सत्ता की साझेदारी के रूप क्या हैं? सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे शासन के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमने देखा, विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका गवर्नमेंट चलाता है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है, न्यायपालिका ये देखता है कि सरकार जो है, विधायिका, कार्यपालिका ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, कानून के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं।
इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही लेवल पर रहकर अपनी अपनी पावर्स का यूटिलाइज करते हैं और एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, अपने अपने कामों को सही ढंग से करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो कोई भी एक अंग ऐसा नहीं है कि वो अपनी पावर्स का इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर ले कि पावर कंसंट्रेशन से वो अपनी मनमानी कर सके। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। जैसे कार्यपालिका विधायिका अगर ऐसा कोई कानून बनाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, तो न्यायपालिका उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और उस कानून को वहीं पर स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो इस तरीके से एक नियंत्रण की व्यवस्था चलती है, नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। अब विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। ये दूसरा एक तरीका है, जैसे कि राष्ट्रीय सरकार हो गई, प्रांतीय सरकार हो गई। बेल्जियम में भी हमने देखा कि रीजनल गवर्नमेंट्स, उनको पावर्स दी गई, प्रांतीय सरकार को दी गई। तो भारत में भी हमने देखने को मिलता है केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, और दोनों की शक्तियाँ उनके बीच अलग अलग एक बंटवारा है, और ये संविधान में भी दिया गया है। और इसके अलावा अब तो लोकल गवर्नमेंट भी 1993 के बाद आ गई है, 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो अब आप पंचायत के चुनाव हो गए, म्यूनिसपैलिटीज़ के चुनाव हो गए, ये भी आप देखते हैं। तो ये तीसरे स्तर पर भी एक सरकार की व्यवस्था बनाई जा रही है। सत्ता का बंटवारा अब विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं या महिलाएं हैं, उनको विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो कुछ देशों के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो सोशली रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको सत्ता में साझेदारी दी जाए, महिलाओं को सत्ता में साझेदारी दी जाए। भारत में आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लोगों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं। महिलाओं को लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, उसमें कुछ रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर पावर शेयरिंग इस तौर पर भी की जाती है ग्रुप्स के बीच में। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स हो गए, दबाव समूह और आंदोलन, इनके द्वारा भी लोग शासन को प्रभावित करते हैं, सत्ता में अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। तो आंदोलन आप लगातार देखते हैं कि भारत में लगातार से ही आंदोलन होते रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अभी हाल में ही किसान का आंदोलन हुआ था। तो ये सारे जो हैं, ये मेथड्स हैं अपनी बात को रखने का, सत्ता में अपनी बात को पहुंचाने का। तो आंदोलन एक तरीका है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां, इनके बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है, और कोई भी एक पार्टी, जैसे दो पार्टीज़ हैं, तो 5 साल के बाद अगर दूसरी पार्टी हो गई तो दोनों ग्रुप्स के बीच में एक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके अलावा गठबंधन सरकार भी बनती है, जहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ वो मिलकर सरकार बनाती हैं और सत्ता के लिए और साथ में सरकार चलाती हैं। तो ये सारे केसेस हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के। और सत्ता की साझेदारी इसलिए लोकतंत्र में भी ज़रूरी है। इतिहास में भी देखा गया है कि जहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं की गई है वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ी ही हैं, और जहाँ पर सत्ता की साझेदारी की गई, जैसे भारत में ही देखें तो भारत में रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई, सत्ता की साझेदारी की गई। जहाँ पर भी जो जो ग्रुप्स थे, कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, स्टेट्स में भी उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो ये किस वजह से हैं? ताकि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने आप को पराया ना महसूस करे, भारत में उनके पास इतनी फ्रीडम रहे, और एक उनको ये ना लगे कि उनको पावर, उनके साथ कोई भी इनजस्टिस किया जा रहा है। और भारत एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का। अगर आप भारत को देखेंगे, CRT पॉलिटी क्लास 10th का ये चैप्टर था, लोकतांत्रिक राजनीति, ये 2 कक्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान किताब है, इसको हम पढ़ रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस फाइंड करिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्लेलिस्ट में मैं सारे वीडियोस डालता हूँ। पॉलिटी क्लास 10th यहीं पे कंप्लीट होगी। वीडियो की PDF नोट्स, इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं www.studentclassesprayagraj.com। तो इसकी PDF नोट्स आप यहाँ इस वेबसाइट में प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स भी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप वेबसाइट में ज़रूर जाकर विजिट करिए, और इसमें हम सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से अवेलेबल करा रहे हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज़, वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आगे करेंगे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं। SSC CGL हो गया, SSC HSL हो गया, RRB बैंकिंग पुलिस,
पेट सी, टेट टेट और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स जो हैं, अग्निवीर हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमने एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ बनाई है 38 टेस्ट की। और हर टेस्ट 100 MCQs का होगा, फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट होंगे, और इस हिसाब से डिज़ाइन है कि आपके सारे एग्ज़ाम्स की जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा। आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट में के हिसाब से किस तरीके के सवाल आते हैं, उस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। प्रॉपर टाइम के अंतर्गत आपको टेस्ट देना होगा, और आपकी रैंकिंग, मार्क्स और एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही एक बैलेंस्ड और बहुत ही रिसर्च्ड टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप एक बार ज़रूर जाकर विज़िट करिएगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट में जाकर इस सेक्शन को ज्वाइन करिए, इस सेक्शन को विज़िट करिए और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। आप ज़रूर जाकर टेस्ट सीरीज़ को विज़िट करिएगा। ज्वाइन बटन पर 6000+ MCQs वीडियो कोर्स हम लोगों ने बनाया है। जीएस, मैथ, रीजनिंग का वीडियो कोर्स है। 6000+ MCQs हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6000 से अगर आप ज़्यादा MCQs आपने लगा लिए या कर लिए, तो आपकी प्रिपरेशन लेवल आपके कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसको मिस मत करिएगा। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हमने रखा है, क्योंकि सिर्फ उनके लिए है जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो एक बार आप जाकर देखिएगा, आपको फिर उसके बाद जो मज़ा आएगा इस कोर्स में वो आप, इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू। और नॉमिनल पेमेंट कोई भी करना चाहें, SCPN@UPI, SCPN@Kotak। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। वी मीट नेक्स्ट टाइम।